So with this, now let's see the other topics which are important from analytical reasoning point of view. So these are our next topic: visual reasoning, input output, syllogisms. Okay, these three topics will pick it now. So visual reasoning, as you must be knowing, every year 25 questions are being asked from this one topic, and MHCET is the only exam which is asking you question on visual reasoning. The other exam that is asking you is not an MB entrance exam, it's an banking exam, IBPS PO. Okay, so वहीं से as we know ये 25 questions आ रहे हैं. So क्या होता है विजुअल रीजनिंग? जैसे इसका नाम है ना विजुअल, तो कुछ फिगर्स मिलेंगे, उनमें कुछ पैटर्न होगा और उस पैटर्न को डिकोड करना है. ये क्या क्या पैटर्न हो सकता है? एक एरो है जो रोटेट हो रहा है पैटर्न में, एक एलिमेंट है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स मूव हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स का मिरर इमेज हो रहा है, वाटर इमेज हो रहा है. तो क्या टाइप के लॉजिक हो सकते हैं? तो व्हाइल आई टोल्ड यू द सिलेबस, आई टोल्ड यू कि विजुअल रीजनिंग में देयर आर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सीरीज, ऑड मैन आउट इन अ सीरीज, सिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर, ये सारे टाइप्स है और ये टाइप्स फिट होते हैं लॉजिक में. लॉजिक मीन्स ये प्रॉब्लम किस लॉजिक से बन सकता है. Now there is a moment logic, growth logic, structural logic, fragmental logic, quantitative logic, reflection logic, rotational logic, hybrid logic, which is combining all this logic and creating a new problem. So such kind of problem. So इसमें clearly पता होना चाहिए कि टाइप क्या है, लॉजिक क्या है, क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम देखते ही क्लिक होना चाहिए, क्योंकि टाइप तो दिया होगा एग्जाम में. क्या इसमें से लास्ट फिगर फाइंड आउट करो, सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग. यहाँ पे सोचना नहीं है, सोचना क्या है कि ये फिगर किस लॉजिक से बना है. तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, कितने लॉजिक होते हैं. ये किसी बुक में मिलेगा नहीं. यू विल नॉट गेट दिस इन एनी बुक. क्या स्ट्रक्चरल लॉजिक होता है, फ्रैगमेंटल लॉजिक होता है, रिफ्लेक्शनल, रोटेशनल, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. RS अग्रवाल नॉन वर्बल रीजनिंग इज अ बुक विच इज अ बाइबल फॉर योर नॉन विजुअल रीजनिंग. सारे प्रॉब्लम्स बुक में से ही आते हैं, सिमिलर टू व्हाट इज क्रिएटेड इन द बुक. बट बुक में बहुत प्रॉब्लम्स है, अराउंड 2000 प्लस प्रॉब्लम्स इन द बुक, मे बी मोर देन दैट. ओके, सो उसमें से वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ये नहीं समझेगा क्या ये किस लॉजिक से बन रहा है. Since we have been doing this since the last 7 to 8 years, we had come up with a pattern कि ये पैटर्न से ये प्रॉब्लम्स बना रहे. अब ये पैटर्न कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, राइट? दैट्स व्हाट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इन द वर्कशॉप. सो विल डू 5 वर्कशॉप्स ऑन विजुअल रीजनिंग, जहाँ पे सारे टाइप, सारे पैटर्न, सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे. एट द सेम टाइम हमारे पास इतने प्रॉब्लम्स भी होंगे कि हमने जो लॉजिक सीखे वो हम अप्लाई कर पाएंगे. बुक लेना नहीं है. You will get all the problems in your topic test, sectional test and mock test. In case you are very much enthusiast about visual reasoning, हाँ एक बुक ले सकते हो, RS अग्रवाल नॉन वर्बल रीजनिंग. ओके, अगर तुम्हें चाहिए कि मुझे बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, देन गो फॉर इट. Okay, or else from this workshop point of view, book is not required. You will be getting enough problems to practice on what you have learned in this part of visual reasoning. Okay, so very important. Strategy class में विल अंडरस्टैंड कि 99 परसेंटाइल स्ट्रैटेजी के लिए 25 में से हमें 20 करेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चंस तो बहुत डिफिकल्ट आएंगे. तो हमारा अटेम्प्ट हो रहा है 22 में से हम 20 करेक्ट कर रहे हैं. हो सकता है. कैसे हो सकता है? बिकॉज इसमें क्लियरली मुझे पता होता है कि आंसर आया तो हाँ ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैं लॉजिक क्रैक कर सकता हूँ. ये वर्बल की तरह नहीं है, क्या हो सकता है ये भी आंसर हो, वो भी आंसर हो, मुझे लग रहा है ये सी है, मुझे लग रहा है वो भी सी है, ऐसा नहीं है. इसमें आंसर मिलेगा कि हाँ ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो अभी ऐसे घूमेगा तो ये आंसर है, बाकी के आंसर नहीं हो सकते. तो क्लियरली पता चलेगा यहाँ पे आंसर राइट है या रॉन्ग है. सो दिस लाइक कॉन्च एंड योर पजल्स विच इज ऑन द रीजनिंग. ओके, सो यू विल बी नोइंग द आंसर हियर. दैट्स व्हाई यू विल हैव टू स्कोर 22. अब ये कैसे करना है, विल सी टू इट इन द वर्कशॉप. ये हो गया विजुअल रीजनिंग. Now let's come on to next type of problem which student find it very scary, called as input output. अब इनपुट आउटपुट क्या होता है? ये बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही है. क्या होता है? एक मशीन है. आई टोल्ड यू व्हाइल एक्सप्लेनिंग द सिलेबस, राइट? एक मशीन को तुम इनपुट दे रहे हो, वो मशीन तुम्हें कुछ तो लॉजिक परफॉर्म करके आउटपुट दे रहा है, राइट? सो अभी तुम्हें क्या क्रैक करना है, वो मशीन ने इनपुट का आउटपुट में कैसे कन्वर्ट किया. जो लॉजिक परफॉर्म हो रहा था व्हाइल इट वाज गोइंग थ्रू द मशीन, वो लॉजिक क्या था? ऐसा है कि इस वर्ड को जो भी तुमने इनपुट दिया वो उस इनपुट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, या रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से जेड नहीं जेड से ए जा रहा है, या तो वो ऐसे अरेंज कर रहा है कि पहले वो नंबर ले रहा है, फिर वर्ड ले रहा है, फिर नंबर, फिर वर्ड, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ऐसे कर रहा है. क्या तो वो मशीन अरेंज कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्फाबेट. क्या पहले जो वर्ड आएगा उसमें एक अल्फाबेट होगा,
फिर जो वर्ड आएगा उसमें 2 अल्फाबेट है या 1 से ज्यादा है, 3 है, फिर 4 अल्फाबेट वाला, फिर 8 अल्फाबेट वाला, तो ऐसे अरेंज कर रहा है। तो क्या लॉजिक हो सकता है जिससे ये मशीन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है? क्या ये सिर्फ वर्ड्स का पोजीशन चेंज कर रहा है? तो ये पोजीशन बेस्ड इनपुट आउटपुट है। अब जो कुछ भी मैंने कहा वो सारी चीजें पता होनी चाहिए टू क्रैक सच काइंड ऑफ पजल्स। डायरेक्टली ऐसा कुछ एग्जाम में पहली बार देख रहे हो और सोच रहे हो कि 2 मिनट में इस पे 5 क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होना है। राइट, यू विल हैव टू सी ऑल सच टाइप्स ऑफ लॉजिक कि कैसे मशीन बन सकता है, कैसे टाइप के लॉजिक होते हैं, और फिर इन पे मेरे पास शॉर्टकट क्या है, कैसे मैं इस मशीन को नंबर में कन्वर्ट करूं, कैसे ये प्रॉब्लम्स 20 सेकंड में सॉल्व होगा, कैसे देखते ही बता सकता है इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि मुझे पता है वर्ड बेस्ड इनपुट आउटपुट में हम रिवर्स नहीं जा सकते। ये सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। दैट इज व्हाट विल बी डूइंग इट कॉम्प्रिहेंसिवली इन द वर्कशॉप ऑफ इनपुट आउटपुट, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आनी ही है। एवरी ईयर देयर इज वन सेट दैट इज आस्क्ड, दैट इज गिविंग यू 5 क्वेश्चंस। ये पजल की तरह है, एक मशीन क्रैक करो उस पे 5 क्वेश्चन। ओके, 2021 में बस नहीं आया, तो 2022, 3, 4 यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इनपुट आउटपुट। ओके, सो विल बी सीइंग दिस इन डिटेल, क्या लॉजिक हो सकते हैं एंड हाउ डू यू क्रैक सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब आते हैं हम सिलॉजिज्म्स पे। तो सिलॉजिज्म्स आर बीइंग आस्क्ड इन एवरी एग्जाम, ऑल द एग्जाम, कैट, सीईटी, आईएफटी, जैट, ओके, माई कैट, बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम, एवरीवेयर यू विल सी सिलॉजिज्म्स। पेपर बनता ही है 5 प्रॉब्लम्स ऑफ सिलॉजिज्म्स इन रीजनिंग सेक्शन, आना ही है। ओके, सो हमारे साथ भी वही हो रहा है एमएससीईटी में, 5 से 6 से 7 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एवरी ईयर। ओके, सो ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वन पार्ट ऑफ योर सिलॉजिज्म्स। क्या होता है सिलॉजिज्म्स? सो कुछ ऐसा दिया होगा कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर कैट, ऑल कैट आर डॉग। सो कैन आई से ऑल टेबल्स आर डॉग्स? कैन यू से दिस फॉर श्योर? क्या ये होगा ही? कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस सेंटेंसेस कि ये चीज होगा ही? और आई कैन से सम बैट्स आर कैट्स। ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे जिसमें लॉजिक अप्लाई करके ये बताना है क्या क्या चीज फॉलो करेगा गिवन ऑल दिस स्टेटमेंट्स। ओके, सो अगेन you will find many rules for them given in the YouTube classes, given in the coaching class, that tick cross method से करो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर मैं रूल्स बनाता हूँ, 2 नो रहा तो आंसर नो में नहीं आएगा। ऐसे सब रूल्स से और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया गया है इस टॉपिक को, जबकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। So what we had done is we had combined all the methods and we had created 5 simple rules. सारे मेथड्स कंबाइन करके 5 रूल्स आ गए जिससे हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे विद इन लाइक से पर प्रॉब्लम 30 सेकेंड्स। तो अगर 5 प्रॉब्लम्स आते हैं 30 into 5 150 seconds, which means what 2 minutes some seconds will be able to solve the entire set of syllogisms. जहां पे अदर स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग 5 to 6 minutes because they are drawing all the diagram. ओके, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मुझे तो टिक क्रॉस आता है, ऐसे सब कर दूंगा। रिवर्स सिलॉक्स आएगा तो क्या करोगे? वहां पे वो मेथड फेल हो जाता है। तो एवरी मेथड हैड इट्स लिमिटेशन, एट द सेम टाइम दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। जब मैं 2012 में पढ़ रहा था आई वाज वेरी कंफ्यूज। वर्बल फैकल्टी कुछ और पढ़ा रहा है, कॉन्ट्स फैकल्टी कुछ आगे और पढ़ा रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। और फिर इन्होंने कुछ नया स्टार्ट कर दिया पूछना कि रिवर्स सिलॉक्स कैसे सॉल्व करोगे। तो वहां पे तो बहुत प्रॉब्लम आ गया। और कुछ नया भी इसमें पूछते हैं, मे बी वाले क्वेश्चंस। जिन्होंने सिलॉजिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा है वो शायद रिलेट कर पा रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो मे बी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसमें तो कंक्लूजन नहीं, मे बी तो कुछ भी हो सकता है। राइट, सो वैसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है? सो विल क्रिएट 5 सिंपल रूल्स जिससे सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, विल बी एबल टू सॉल्व दिस। राइट, सो दैट इज व्हाट विल बी सीइंग इन द वर्कशॉप ऑफ सिलॉजिज्म्स, बिकॉज अगेन दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट। So covering these 3 topics from this part of AR. Okay, तो अब तक हम AR में ही है, एनालिटिकल रीजनिंग में ही है। we had seen previously सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से? पजल्स। we had seen all of them and now we are here considering the second part of AR. Now what are the other topics that are there in green? Data sufficiency and alphabet puzzles. Okay, अब data sufficiency क्या होता है? डेटा सफिशिएंसी कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। डेटा सफिशिएंसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हीं टॉपिक में से पूछे जाते हैं जो हमने अब तक देखे, लाइक से टैबुलर पजल्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन। ओके, यही टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार वो तुम्हें क्वेश्चन देकर क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहे,
वो तुम्हें क्वेश्चन दे रहे और उसके साथ दो स्टेटमेंट दे रहे, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। लाइक से x + y = 9, ये क्वेश्चन है। कहाँ से आया? अलजेब्रा से आया, लीनियर इक्वेशन से आया। तो क्वेश्चन कोई भी टॉपिक से हो सकता है। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मुझे दो चीज दे दी। एक तो वैल्यू दे दिया कि x = 4, स्टेटमेंट नंबर 1। इससे तुम बता सकते हो कि x + y का वैल्यू क्या होगा। हाँ, अगर x 4 है तो y क्या होगा 5, क्योंकि तुमने मुझे बोला x + y = 9। तो स्टेटमेंट 1 यूज करके तुम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है। और दे विल गिव यू सेकंड स्टेटमेंट, एक और दिया है, y = 5। तो अभी तुम मुझे x का वैल्यू बता सकते हो। हाँ, x = 4 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इंडिविजुअली मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, राइट। सो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा और मार्क ऑप्शन नंबर 3 अगर दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन पूछा है, उस पर दो स्टेटमेंट दिए और पूछा है कि बताओ दोनों में से कितने स्टेटमेंट सफिशिएंट है टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आ जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से आ जाएगा, या तो कभी कभी ऐसा होगा दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर रहे हो फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, या तो दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करके ही आंसर आ रहा है, राइट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो कितने स्टेटमेंट सफिशिएंट है टू आंसर दिस क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, कितना डेटा सफिशिएंट है टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कोई सेपरेट चैप्टर में से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन वही चैप्टर में से आ रहा है जो अब तक हमने पढ़े, बट वो पूछ रहा है आंसर मत बताओ, कितना डेटा सफिशिएंट है ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो बताओ। दैट इज डेटा सफिशिएंट। ओके, सो विल सी टू इट इन द वर्कशॉप के इस पे अगेन प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करते हैं, बिकॉज देयर आर अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस asked every year from this one topic of data set. After this, let's come on to the next topic, which is called as alphabet puzzles. कुछ बुक में इसे जनरल पजल्स भी बोलते हैं। ओके, सो क्या दिया होगा, एक लाइन है, एक लाइन में देयर आर अल्फाबेट्स भी है, उसमें सिंबल्स भी है और उसमें नंबर्स भी है। ओके, सो ऐसे एक लाइन है बड़ा सा, यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट है, फिर नंबर है, फिर सिंबल है, फिर अल्फाबेट है, फिर नंबर है, एंड देन सो ऑन। ऐसे 20 लाइक से एलिमेंट्स है इस लाइन में। अब वो पूछेगा इस लाइन में अगर मैं राइट से 10th, फिर वहां से चलो राइट से 10th अल्फाबेट या एलिमेंट देखता हूँ तो कौन सा होगा, तो तुम बोलोगे राइट विच मीन्स अच्छा ये राइट होता है ना, तो राइट से 10th मीन्स ये देखोगे। फिर वो बोल रहा है मैं राइट से 10th अल्फाबेट देख रहा हूँ, उसके राइट में, उस अल्फाबेट के राइट में 3 जा रहा हूँ, फिर उस अल्फाबेट जहां पे मैं पहुंचा हूँ वहां से 12 लेफ्ट जा रहा हूँ, फिर वो अल्फाबेट जहां पे मैं हूँ अभी यहाँ पे वहां से 2 राइट जा रहा हूँ, फिर उसके 3 लेफ्ट जा रहा हूँ, तो बताओ कौन से अल्फाबेट पे हूँ मैं। ओके, सो ऐसे क्या करते हैं स्टूडेंट, हर चीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट जाओ, फिर 1 2 3 लेफ्ट जाओ, फिर 1 2 4 लेफ्ट जाओ, फिर 3 जाओ, फिर 2 जाओ। हाँ, 2 मिनट वेस्ट टू आंसर है, क्या फायदा है। ओके, दैट इज व्हाट यू डोंट रिक्वायर टू डू इन सीईटी, बिकॉज ये डायरेक्टली करो ना माइंड में। 10 से राइट बोला है, उसके 2 राइट मतलब वो क्या पूछ रहा है, 8th फ्रॉम द राइट ना, 10th फ्रॉम द राइट, उसके 2 राइट मतलब 8th फ्रॉम द राइट, सो डायरेक्टली वो 8th फ्रॉम द राइट पूछ रहा है। ऐसे मेंटल कैलकुलेशन करके डायरेक्टली एक नंबर पे आना है और वो एलिमेंट पिकअप करना है। सो वैसे टाइप के पजल्स को अगेन हम स्पीड से कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डू यू हैव द स्पीड, 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो क्या, then only you will be saving time in the exam to put on to the rest of the problem. So that is what we'll be seeing it in this part of alphabet puzzle. Right, so I hope all of you are getting an idea about what am I talking about with such kind of puzzles here. Okay, now let's go on to the yellow part. Ab yellow part mein you can see 2 topics here. One is the Venn diagram, second is the decision making. Okay, अब decision making क्या होता है। Now अब तक इस पे क्वेश्चन आ नहीं रहे, but still I had put this in yellow, okay, because you can expect questions from this topic. ओके, बिकॉज ये IBPS PO के एग्जाम में आते हैं काफ़ी क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग से। तो क्या होता है डिसीजन मेकिंग, अब तुम यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो, कौन हो तुम डिसीजन लेने के लिए, तुम इंटरव्यूअर हो, एक वैकेंसी है जिसके लिए यू हैड पुट इन सर्टेन क्राइटेरिया कि ये वैकेंसी फिल इन करने के लिए क्या चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम में इतना मार्क्स चाहिए, 10th में इतना मार्क्स चाहिए, 12th में इतना मार्क्स चाहिए, ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस प्रोफाइल में, ऐसे सारे कंडीशन है। तो तुम्हें डिसीजन लेना है, कैंडिडेट्स विल कम टू यू, you have to take a decision whether you will select them, reject them, put their case on hold. You don't have sufficient data about the candidate to take the right decision. So क्या हो रहा है candidate, right? That is how you have to take the decision. That is why this topic is called as decision making. You take the decision depending upon the criteria which are given in the problem. So ideally इस पर कितने क्वेश्चन आते हैं, ये पजल की तरह एक डिसीजन मेकिंग का सेट, उस पर 5 क्वेश्चन, where you are meeting 5 different candidates. तो ऐसे आता था ये पहले, बहुत आता था 5 to 10 क्वेश्चन, बट अभी नहीं आ रहा है।
बट यू कैन certainly एक्सपेक्ट क्या एक साल किसी भी साल 2022 2023 4 5 they will put such kind of questions. Okay, so this topic again becomes important. Okay, so we'll be solving many questions from the topic of decision making, because you can expect questions from this topic in your exam as well. Then we come on to next type of question जिसका नाम है Venn diagram. So Venn diagram के question ये set theory की तरह ही होते हैं. So some students are playing cricket, some are playing football, some are playing hockey. तो फिर 3 सर्कल बना देगा रिप्रेजेंटिंग ईच वन ऑफ दो स्पोर्ट्स. फिर वो तीनों सर्कल का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे कैसे टाइप के स्टूडेंट्स हो गए जो तीनों गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट भी, हॉकी भी, फुटबॉल भी. राइट, सो 2 ओवरलैप वाले एग्जैक्टली 2 गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल और हॉकी, व्हाटएवर इट इज. और एक ओवरलैप वाले जहां पे सिर्फ सर्कल का एक ही ओवरलैप है, 2 सर्कल नहीं आ रहे, वो सिर्फ एग्जैक्टली एक ही गेम खेल रहे हैं, विच इज क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी. तो ऐसे टाइप के चार्ट्स का एनालिसिस कैसे करते हैं, इसका 90% एनालिसिस हमें सेट थ्योरी के चैप्टर से ही समझ जाएगा कैसे इनको टैकल करना है, because Venn diagram is derived from set theory only. Okay, so we'll see to that as well, because यहाँ से question आए नहीं है, but you can expect question from you. Okay, that's why I had put these 2 topics in yellow, because they are again important. You don't get question, but we'll be studying this in detail. Now we come on to the last 3 topics here that you can see: clocks and calendars, then there is binary logic, and then there is analogy. So clocks and calendars क्या होता है? Now many students get confused with such topics because यहाँ पे visualization थोड़ा चाहिए, but again we had made it very simple so that you will understand in the easiest possible way. But ये topic को छोड़ सकते हैं क्योंकि I am sure इस topic से आया तो भी एक question आएगा. अब तक तो आ नहीं रहा है, but आया तो भी एक question ही आएगा. कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स 3:15 इन द क्लॉक, ये टाइम हो रहा है, इस टाइम पर व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से 90 डिग्री. नहीं, 90 डिग्री तो 3 o'clock पे होता है. थोड़ा इमेजिन करो. ओके, 3 o'clock पे क्या होगा, ये मेरा आर हैंड है जो 3 पे और मिनट हैंड जो 12 पे होगा, तो 3 o'clock पर एंगल होता है 90 डिग्री. मैंने 3 o'clock पूछा ही नहीं है, मैंने बोला है 3:15. तो कुछ लोग बोलेगा अरे 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर 15 मिनट्स में ये हैंड 12 से आएगा ऐसे और फिर 3 से मिल जाएगा तो एंगल हो जाएगा 0. अब वो भी रॉन्ग है, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन. 15 मिनट्स में अगर ये 12 से लेके 3 पे आएगा तो ये यहाँ पे रुका होगा क्या? ये ऐसे रुका होगा क्या? 3 पे नहीं, ये भी थोड़ा आगे जाएगा ना. ये थोड़ा आगे गया तो ये 3 पे आ गया. अब ये 3 पे आ गया बट ये थोड़ा आ गया, तो अब ये जो छोटा सा एंगल है यहाँ पे, वो एंगल कितना है? दैट विल बी 7.5 डिग्रीज. क्योंकि हमें पता होता है कि 15 मिनट्स में उस वक्त क्या चेक करना है. 15 मिनट्स में ये जो एंगल ये ऐसा था ना, यहाँ पे ये ऐसा था, ये यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये थोड़ा आगे गया ना योर आर हैंड. तो 15 मिनट्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो ये एंगल है. सो इसका स्पीड होता है 30 डिग्री फॉर एन आवर. 1 आवर में 30 डिग्री जाता है, तो 15 मिनट्स में कितना जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 4, 7.5 डिग्री. ओके, हाउ डू यू सॉल्व दिस बाय फॉर्मूला, हाउ डू यू सॉल्व दिस बाय लॉजिक? सो ये सारे टाइप के प्रॉब्लम्स हम क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में देखेंगे. ये तो था क्लॉक्स. कैलेंडर्स में कैसा कोई प्रॉब्लम आता है? सो एक प्रॉब्लम बहुत famously they asked it in the exam, which is given any date, any month, any century, any year, and they will ask you what was the day on that day. For example, 15th of August 1947. बताओ इस दिन क्या था? 16th of April 1663. बताओ इस दिन क्या था? Right? So any date, any month, any century, any year, they will give it to you randomly in the exam और पूछेंगे बताओ उस दिन क्या था. So how do you handle such kind of problem as well? So थोड़े सिंपल प्रॉब्लम्स देख लेंगे क्लॉक्स एंड कैलेंडर से. बट अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास प्रिपरेशन करने के लिए एक ही महीना है, यू हैव 30 to 40 days, तो फिर ये सब रेड वाले टॉपिक्स छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना है और उससे आउटपुट बहुत कम है. एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए इतना पढ़ोगे क्यों, अगर टाइम कम है तो. ओके, अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम दे सकते हो तो पढ़ लो, फिर 1-2 क्वेश्चन हम क्यों रिस्क लेना उस पर भी. ओके, बट अगर टाइम नहीं है तो ये सारे टॉपिक्स है विच यू कैन लीव. Okay, second is your binary logic, and then there is analogy. तो analogy क्या होता है? As I had explained in the syllabus, similarity. तो ये चीज इसको कैसे सिमिलर है, तो फिर ये दूसरा वाला चीज इसको कैसे सिमिलर होगा. फॉर एग्जाम्पल ट्रेन स्टॉप्स एट स्टेशन, बताया था मैंने. वैसे प्लेन स्टॉप्स एट एयरपोर्ट और एन हैंगर. तो ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन एनालॉजी. सो अभी अगेन इससे क्वेश्चंस आ नहीं रहे, बट एक टाइम होता था एनालॉजी से डायरेक्टली 3 to 4 और 5 क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, नॉट बीइंग आस्क्ड. ये टॉपिक हम देख लेंगे क्योंकि ये काफी इजी है. So all these topics that are in red, you can safely avoid this topic. Okay, in case you don't have time, clocks and calendars नहीं पढ़ना है, छोड़ दो.
ओके एनालॉजी में इतना डीप जाके प्रैक्टिस नहीं करना है, थोड़ा पता है एनालॉजी क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं लेना है इस पर, जस्ट अंडरस्टैंड क्या है. सिमिलरली विद बाइनरी लॉजिक क्या होता है, विल सी टू इट. एंड इन केस यू डोंट हैव एनी टाइम to go through all the problems, you can safely avoid this topic. Okay, first green, then yellow, then if you have time, you can go ahead with studying for the topics which are given here in red. Okay, so this should give you an idea about how are we analyzing the topic. Now let's come on to our critical reasoning. So as we know that क्या टोटल 100 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब तक हम 87 देख चुके हैं. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 2021. वैसे ही बाकी के सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं. यू कैन जस्ट कैलकुलेट एंड रीच ऑन टू योर आंसर, क्या कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो अगर यहाँ से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 90 क्वेश्चंस कहाँ से हो गए, एनालिटिकल रीजनिंग. यहाँ से 86, यहाँ से अगेन 90, यहाँ से 84, यहाँ से 90, यहाँ पे 87. तो एज यू कैन अंडरस्टैंड मेजर चंक तो हमारा एनालिटिकल रीजनिंग से ही है. बट वो 10, 12, 13, 14 क्वेश्चंस जो भी क्रिटिकल रीजनिंग से आ रहे हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव देम, राइट. सो उसमें से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर. एज वी नो दिस 4 टॉपिक, असम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस आ ही रहे. और इसमें तुम ये नहीं बोल सकते हो कि एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, अगर तुम्हें जस्ट एक नंबर चाहिए तो फिर आर्ग्यूमेंट्स देख लो. एवरी ईयर 4 to 5 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स. सो टोटल 21 क्वेश्चंस इन द लास्ट 6 years. तो आर्ग्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. ओके, क्योंकि इसका रॉन्ग जाने का पॉसिबिलिटी है ज्यादा है एग्जाम में. कंक्लूजन या कोर्स ऑफ एक्शन रॉन्ग नहीं जाएगा, बट आर्ग्यूमेंट्स रॉन्ग हो सकते हैं. ओके, सो हम क्या करेंगे इसके लिए, व्हाट आर वी डूइंग इन द वर्कशॉप. तो पहले तो हम इसका बेसिक समझ लेंगे. ओके, अजम्पशन होता क्या है, कंक्लूजन होता क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल एक्सप्लेनिंग द सिलेबस of critical reasoning. क्या each one of this होता क्या है. To give you the further idea, assumption is always the unsaid part of the sentence, something that author always takes for the granted कि ये चीज तो इसको पता ही होगा ना, मैं क्यों बताऊं. It is always implicit in the sentence. तो बहुत जम्बल्ड अप लग रहा है ना, implicit होना चाहिए, unsaid part, something author has always taken for granted. एग्जाम्पल से समझते, रूल्स बनाते, वही हम करेंगे. जस्ट मार्क माई 2 words, एग्जाम्पल से समझेंगे, रूल्स बनाएंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे. तो अगर किसी को समझ रहा है, हमने क्रिटिकल रीजनिंग जो पैराग्राफ एनालिसिस है, जो वर्बल का पार्ट होना चाहिए, उसको भी मैथ्स बना दिया है. वी आर जस्ट मेकिंग रूल्स एंड गेटिंग इट करेक्ट, राइट. सो दैट आर द काइंड ऑफ थिंग. सो अजम्पशन क्या होता है, अनसेड पार्ट. बट ये सारी चीजें समझने में डिफिकल्ट हो जाती है. तो एग्जाम्पल क्या होगा, आई एम टेलिंग यू. अभी ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ तो अजम्पशन किधर है, मेरे दिमाग में. तो मैं बोल रहा हूँ कम बाय ट्रेन इफ इट रेन्स हेवी. तो व्हाट डिड आई टेल यू, ट्रेन से आना अगर बहुत ज्यादा बारिश गिरती है तो. अब अजम्पशन का है मेरे दिमाग में, मेरा सेंटेंस है ना, तो अजम्पशन मेरा होगा ना, ऑथर मैं हूँ. ओके, मैं सोच रहा हूँ. तो मेरे दिमाग में क्या अजम्पशन है, इवन इफ इट रेन्स हेवीली, ट्रेन्स चलते रहेंगे, ट्रेन्स विल वर्क ऑन इवन इफ इट रेन्स हेवीली. तो ये अजम्पशन है. अगर ये अजम्पशन मैंने नहीं लिया होता तो मैं ये सेंटेंस ही बोलता क्या, प्लीज कम बाय ट्रेन इफ इट रेन्स हेवीली. ऐसे सेंटेंस ही क्यों बोलता मैं, राइट. सो फॉर अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू, अजम्पशन हैज टू बी ट्रू. अभी एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है अजम्पशन है या नहीं, तो क्या करना है, एक और रूल अप्लाई करो, नेगेट कर दो. नेगेट मतलब वो जो अजम्पशन दिया है ना, बोलो क्या ये चीज नहीं होगा, ट्रेन्स विल नॉट वर्क इवन इफ इट रेन्स हेवीली. तो मैं ये स्टेटमेंट बोलता क्या, नहीं बोलता ना, स्टेटमेंट गिर गया, स्टेटमेंट ही गिर गया, राइट. सो फॉर अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू, अजम्पशन हैज टू बी ट्रू. ये अभी इसका एक रूल है. अब इस रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे, इस रूल पे हम मास्टरी कैसे करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अजम्पशन दैट वी आर गेटिंग इन द एग्जाम. दैट इज व्हाट विल स्टडी द वर्क. ओके, सो करंटली आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर वी गेटिंग इनटू. सिमिलरली प्रॉब्लम्स आते हैं कंक्लूजन पे. तो कंक्लूजन के लिए भी हमारे पास रूल्स है. एक रूल अभी समझ लेते. कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू आर 100% श्योर अबाउट. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट दिया है दैट मैनेजर ह्यूमिलिएटेड सचिन इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स. मैनेजर ने सचिन को ह्यूमिलिएट किया उनसे कलीग्स के सामने, ठीक है. अब इस स्टेटमेंट में से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो, कंक्लूजन क्या होता है, समथिंग दैट यू आर 100% श्योर अबाउट जस्ट आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाना है और एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि सचिन मेरा भाई है, ओके, सचिन मेरा दोस्त है तो उसके साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ नहीं. बाकी तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें सिर्फ जिंदगी में एक ही लाइन पता है,
क्या मैनेजर ने सचिन को ह्यूमिलेट किया उनके कलीग्स के सामने, राइट? सो इससे तुम ये कंक्लूड कर सकते हो सचिन वॉज अ नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। आर यू श्योर अबाउट इट? नहीं पता है। ह्यूमिलिएट करने का 100 रीजन हो सकता है, राइट? तो जरूरी नहीं है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय होगा इसलिए उसको ह्यूमिलिएट किया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो ये मेरा कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू माई रूल इज समथिंग दैट आई एम श्योर अबाउट। कैन यू से सचिन वॉज नॉट हार्ड वर्किंग इसलिए ह्यूमिलिएट हुआ? तुम्हें कैसे पता है? आर यू श्योर अबाउट इट? नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंक्लूजन नहीं है। योर कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू आर श्योर अबाउट। ओके, अब थोड़ा थोड़ा रूल समझ में आ रहा है। वैसे वैसे हम रूल्स बनाएंगे इससे, तो उससे क्या होगा, हम स्टेटमेंट पढ़ के ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे। रूल्स में फिट हो रहा है तो आंसर है, नहीं तो नहीं है। और वैसे यू कैन गेट ऑल द प्रॉब्लम्स हियर करेक्ट बिकॉज देयर आर स्टीरियो टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट आर बीइंग आस्क्ड हियर। ठीक है, ज्यादा बाहर से नहीं पूछते, ज्यादा बाहर से पूछ भी लिया तो क्या करना है, दैट टू ऑल्सो विल सी इट इन द वर्क। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव टू एक्सपेक्ट इन दिस पार्ट। दैट इज योर कंक्लूजन। देन कम आर्ग्यूमेंट। सो ये सिलेबस एक्सप्लेन करते वक्त मैंने बताया था, जैसे भी एक टॉपिक ले लो, शुड कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड, ओके, और शुड यूथनेशिया बी लीगलाइज्ड, और शुड कैपिटल पनिशमेंट बी देयर फॉर रेप। ओके, सो फॉर दैट टेल मी अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, टेल मी अ वीक आर्गुमेंट। सो ये डिसाइड कैसे करोगे कि आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो उसके लिए क्या रूल्स हो सकते हैं, दैट इज व्हाट विल मेक इट। तो एज यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, सारी चीज के लिए हम रूल्स बना रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम, रूल्स फिट इन करना है, आंसर निकालना है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली कोर्स ऑफ एक्शन, इसके लिए भी रूल्स है कि एक्शन शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ स्कोप, सो रूल्स है। ओके, बट इसके लिए थोड़ा करंट अफेयर्स का नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ये चीज किया है तो वो कोर्स ऑफ एक्शन सही है, गवर्नमेंट सब सही करता है। दैट इज व्हाट यू अगेन, दैट इज वन ऑफ द रूल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो ये भी रूल से सॉल्व हो जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग बाय कन्वेंशनल मेथड दैट मुझे लगता है ये स्ट्रांग है तो स्ट्रांग होना चाहिए। वो रूल में फिट हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो वो स्ट्रांग है, नहीं तो नहीं है। That is what will give us 100% accuracy in this case, right? So be ready for this in your critical reasoning workshop. अब और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? तो ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे है वो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए येलो में है, विच मीन्स हमें उन पे पढ़ना है। क्वेश्चंस कम आए बट आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ओके, सो ऐसा हो सकता है कंक्लूजन से 5 क्वेश्चन नहीं पूछा, प्रोबेबली ट्रू फॉल्स से पूछ लिया तो हो सकता है, राइट? सो वी विल बी स्टडिंग देम एज वेल। अब ये क्या होता है, असर्शन एंड रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन, प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स। थोड़ा समझ लेते हैं या क्या होता है ये भी। असर्शन एंड रीजन मीन्स कुछ चीज दिया और वो पूछ रहा है इसका रीजन यही है क्या। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा बेल्ट्स आर वेरी फर्टाइल, ऐसा ये एक रीजनिंग दिया है, क्या असर्शन दिया है कि डेल्टा बेल्ट्स आर वेरी फर्टाइल, ये असर्शन है। अभी इसका रीजनिंग क्या हो सकता है, बिकॉज रिवर्स when they drain into the sea they bring in a lot of sediments with them and those sediments get deposited forming a delta, राइट? ओके, सो जो रिवर के बैंक होते हैं, जब रिवर सी में जाता है तो वहां पे एक रीजन बनता है ना जो बहुत फर्टाइल रीजन होता है, जहाँ पे क्रॉप्स विल ग्रो अबेंडेंटली, क्योंकि वो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब है उसमें, राइट? सो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो रिवर सेडिमेंट्स कैरी करते हैं, वो सेडिमेंट्स को वहां पे गिरा देते हैं जिससे वो रीजन फर्टाइल बन जाता है। तो डेल्टा फर्टाइल है, ये असर्शन है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो रिवर सेडिमेंट्स कैरी करते हैं इसलिए वो फर्टाइल बन जाता है। असर्शन एंड रीजन, राइट? तो थोड़ा करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ जीके चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई व्हेन यू सी द टेस्ट सीरीज ऑफ 2 कैंपस यू विल फाइंड इट आउट दैट वहाँ पे एक सेक्शन है विच इज कॉल्ड एज जीडीपीआई प्रिपरेशन। 2 रीजन के लिए रखा गया है कि अगर तुम्हें पीजी में एडमिशन मिल जाता है तो वहाँ पे थोड़ा करंट अफेयर्स आएगा, एट द सेम टाइम कोर्स ऑफ एक्शन वाले प्रॉब्लम्स, असर्शन एंड रीजंस वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा करंट अफेयर का बैकग्राउंड चाहिए। ओके, दैट इज हाउ विल बी क्रैकिंग देम। सो दिस इंक्लूड्स योर असर्शन एंड रीजन। वैसे ही आता है कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर ये चीज हुआ है तो उसका कॉज क्या है, लॉकडाउन हुआ है, व्हाई? बिकॉज कॉज क्या है उसका, कोविड इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। Okay, it spreads through droplets, that's why there is a lockdown. So एक चीज इफेक्ट हुआ है, बट इफेक्ट का कॉज यही है क्या, कॉज उसका क्या कुछ और कॉज हो सकता है, या इमीडिएट कॉज यही है क्या? ओके, ये चीज डिफाइन करनी है। तो अगेन वी विल बी डेवलपिंग सर्टेन रूल जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कॉज, इमीडिएट कॉज कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे समझेगा कि ये आउट ऑफ द स्कोप वाला कॉज है, ये इफेक्ट है बट उसका ये कॉज नहीं है, तो ये कैसे सोचना है। दैट इज व्हाट विल बी सीइंग इट इन दिस पार्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टेटमेंट रीजन। तो वो एक स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे बताओ इसका रीजन यही है क्या, राइट? सो हाउ डू यू हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ये तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा के सॉल्व करेंगे, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे।
बाकी सब मिल जाएंगे, RS अग्रवाल की बुक में ही मिल जाएंगे ये सब, assumption, conclusion, course of action, argument, ओके, cause and effect, assertion, statement and reason नहीं मिलेगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के पेपर से ही उठाकर सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, एंड विल गेट टू नो कि अगर ऐसा प्रॉब्लम जो आ रहा है काफी पैटर्न में, इनको टैकल कैसे करना है। ओके, दैट विल बी योर असर्शन एंड रीजन। एंड सिमिलरली यू कम ऑन टू प्रोबेबली एंड ट्रू एंड प्रोबेबली फॉल्स। इस पे क्वेश्चन नहीं आते थे, बट सडनली इन्होंने एक क्वेश्चन 2018 में पूछा, 2 क्वेश्चन 2019 में पूछा है, वैसे टोटल अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। बट स्ट्रॉन्ग चांस है क्या 2023 2024 सीटी में ये डायरेक्टली इस पर एक 4 या 5 क्वेश्चन पूछते, तो कैसे डिटरमाइन करते कि ये स्टेटमेंट प्रोबेबली ट्रू है, प्रोबेबली फॉल्स है, कैसे डिटरमाइन करोगे? पैसेज पढ़ने के बाद कैसे बोल सकते हो ये? Okay, so how do you identify them? That's what again we'll be seeing it in this part of probably true and right, and this will complete our reasoning. So I hope you understood ये जो 100 क्वेश्चन रीजनिंग जो मेक और ब्रेक सेक्शन है, उसको हमने टू बी सिंपल 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट है पजल्स, जो अब तक ये पार्ट को छोड़कर जो अब तक सारे देखे वो हमने पजल्स है। ये सारे पजल्स थे फर्स्ट पार्ट के, ये सारे पजल्स थे सेकंड पार्ट के। पजल से अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 90 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, which includes your visual reasoning as well. तो 85 to 90 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, बाकी के 10 से 15 क्वेश्चन जो भी बच जाते हैं वो आएंगे हमारे क्रिटिकल रीजनिंग से। क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है वो भी हमें पता है, इनको कैसे पढ़ेंगे रूल्स बना के वो भी हमें पता है। सो काफी क्लैरिटी अब तक ही आ चुका है। सो नाउ व्हेन आई एंटर इनटू द वर्कशॉप, तुम्हारा दिमाग क्लियर होना चाहिए ये क्यों पढ़ रहा है और इसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस कितना है।